दोस्तों, कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि कैसे मिस जोशी मिस्टर जौहरी को कहती है कि अपने से बदला लेने का मौका उससे दे। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। मिस्टर जौहरी ने अपनी बात कहकर मिस जोशी को प्रेम में नेत्रों से देखा और चले गए। रात में जब मिस जोशी अपने बरामदे में आई तो आकाश पर तारे निकले हुए थे। चैत की शीतल सुखद वायु चल रही थी। सामने के चौड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मिस जोशी को ऐसा मालूम हुआ मानो अपने मंच पर खड़े बोल रहा है। उस शांत और सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में समाया हुआ था। प्रातःकाल मिस जोशी अपने भवन से निकली, लेकिन उसके वस्त्र बहुत साधारण थे और आभूषण के नाम शरीर पर एक धागा भी न था। अलंकार विहीन होकर उसकी छवि स्वच्छ जल की भांति और भी निखर गई। उसने सड़क पर आकर एक तांगा लिया और चली। अपर्टे का मकान गरीबों के एक दूर के मोहल्ले में था। तांगे वाला मकान का पता जानता था, इसलिए कोई दिक्कत न हुई। मिस जोशी जब मकान के द्वार पर पहुंची तो न जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से कुंडी खटखटाए। एक अधेड़ औरत ने निकलकर द्वार खोला। मिस जोशी उस घर की सादगी देख दंग रह गई। एक किनारे चारपाई पड़ी हुई थी, एक रस्सी पर कपड़े लटक रहे थे। कमरे के दूसरे हिस्से में एक चूल्हा था और खाने के बर्तन पड़े हुए थे। एक लंबा तगड़ा आदमी, जो शायद उसी अधेड़ औरत का पति था, बैठा था और एक 5-6 वर्ष का तेजस्वी बालक अपने के साथ अपनी बातों में मस्त था। अपने इसी लोहार के साथ उसी घर में रहते थे। समाचार पत्रों के लेख लिखकर जो कुछ मिलता उसे दे देते और इस भांति घर की चिंताओं से छुट्टी पाकर जीवन व्यतीत करते थे। मिस जोशी को देखकर अपने जरा चौंके, फिर खड़े होकर उनका स्वागत किया और सोचने लगे कि कहाँ बैठा हूँ। अपनी दरिद्रता पर आज उन्हें जितनी लाज आई उतनी और कभी न आई थी। मिस जोशी उनका असमंजस देखकर बोली, मैं बिना बुलाए आपके यहाँ आने के लिए क्षमा मांगती हूँ, किंतु काम ऐसा जरूरी था कि मेरे आए बिना पूरा नहीं हो सकता। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ? अपने ने जगन्नाथ की ओर देखकर कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया। उसकी स्त्री भी बाहर चली गई। केवल बालक रह गया। वह मिस जोशी की ओर बार बार उत्सुक आंखों से देखता था, मानो पूछ रहा हो कि तुम अपने दादा की कौन हो। मिस जोशी ने कहा, आप कुछ अनुमान कर सकते हैं कि इस वक्त क्यों आई हूँ? अपने ने झेपते हुए कहा, आपकी कृपा के सिवा और क्या कारण हो सकता है? मिस जोशी बोली, नहीं, संसार इतना उदार नहीं हुआ कि आप जिसे गालियां दें वह आपको धन्यवाद देने आए। आपको याद है कि कल आपने अपने व्याख्यान में मुझ पर क्या क्या आक्षेप किए थे। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या वे आक्षेप करके आपने मुझ पर घोर अत्याचार नहीं किया है? आप जैसे सहृदय, शीलवान, विद्वान आदमी से मुझे ऐसी आशा न थी। मैं अबला हूँ, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो क्या आपको उचित लगा कि एक अबला पर मिथ्यारोपण करें? आपने मुझ पर जो लांछन लगाए हैं वे सर्वथा निर्मूल हैं। अपने थोड़ा नम्र होकर बोले, मैं जानता हूँ कि मेरे बोलों से आपको आघात पहुँचा है। मैं आपसे उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मिस जोशी बोली, हाँ तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप उस कलंक को मिटा दे जो आपने मुझ पर लगाया है। क्या आप इसके लिए प्रायश्चित करेंगे? अपने बोले, बिल्कुल, मैं करूँगा, अगर न करूँ तो मुझसे बड़ा दुरात्मा संसार में न होगा। मिस जोशी बोली, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? अपने बोले, माफ़ कीजिए, लेकिन मैंने आज तक किसी अनजान रमणी पर विश्वास नहीं किया। मिस जोशी बोली, क्या आपको ये संदेह हो रहा है कि मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ? अपने ने मिस जोशी की ओर अपने सजल सरल नेत्रों से देखकर कहा, मैं गंवार और अशिष्ट प्राणी हूँ, लेकिन नारी जाति के लिए मेरे हृदय में जो आदर है वह भक्ति से कम नहीं है जो मुझे देवताओं पर हैं। मैंने अपनी माता का मुख नहीं देखा, ये भी नहीं जानता कि मेरे पिता कौन थे, किंतु जिस देवी के दया वृक्ष की छाया में मेरा पालन पोषण हुआ उनकी प्रेम मूर्ति आज तक मेरी आंखों के सामने है और नारी के प्रति मेरी भक्ति को सजीव रखे हुए है। मैं उन शब्दों को कहने के लिए अत्यंत दुखी और लज्जित हूँ जो कि आवेश में निकल गए, और मैं आज ही समाचार पत्रों में खेद प्रकट करके आपसे क्षमा की प्रार्थना करूँगा। मिस जोशी का
अब तक अधिकांश स्वार्थी आदमियों से ही सामना हुआ था, जिनके चिकने चुपड़े शब्दों में कोई ना कोई मतलब छुपा हुआ था। परंतु अपने के सरल विश्वास पर उसका चित्त आनंद से भाव विभोर हो गया। शायद वह गंगा में खड़ी होकर भी अपने अन्य मित्रों से ये कहती तो उसके फैशनेबल मिलने वालों दोस्तों में से किसी को उस पर विश्वास न आता। सब मुंह के सामने तो हाँ हाँ करते, पर बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते। उन कपटी मित्रों के सम्मुख यह एक अकेला आदमी था जिसके एक एक शब्द में सच्चाई झलक रही थी। अपने उसे चुप देखकर किसी और ही चिंता में पड़े हुए थे। उन्हें भय हो रहा था, अब मैं चाहे कितना क्षमा मांगूं, मिस जोशी के सामने कितनी सफाइयां पेश करूं, मेरे आक्षेपों का असर कभी न मिटेगा। अपटे बोले, मैं जन्म से अभागा हूं। माता पिता का तो मुंह ही देखना नसीब न हुआ। जिस दयाशील महिला ने मुझे आश्रय दिया था, वह भी मुझे 15 वर्ष की अवस्था में अनाथ छोड़कर परलोक से धार गई। उस समय मेरे सिर पर जो कुछ बीती उसे याद करके इतनी लज्जा आती है कि किसी को मुंह न दिखाऊं। मैंने धोबी का काम किया, मोची का काम किया, एक होटल में बर्तन मांजता रहा, यहाँ तक कि कितनी ही बार भूख से व्याकुल होकर भीख भी मांगी। मैं मजदूरी करने को बुरा नहीं समझता, मैं आज भी मजदूरी ही करता हूँ। लेकिन मैंने उस अवस्था में ऐसे ऐसे कर्म किए जिन्हें कहते लज्जा आती है चोरी की, यहाँ तक कि चोरी के अपराध में कैद की सजा भी पाए। मिस जोशी ने सजल नयन होकर कहा, आप ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैं इनका उल्लेख करके आपको कितना बदनाम कर सकती हूँ, इसका आपको भय नहीं है क्या? अपटे ने हंसकर कहा, नहीं, आपसे मुझे भय नहीं है। मिस जोशी बोली, अगर मैं आपसे बदला लेना चाहूँ तो? अपटे बोले, जब मैं अपने अपराध पर लज्जित होकर आपसे क्षमा मांग रहा हूँ तो मेरा अपराध रहा ही कहाँ जिसका आप मुझसे बदला लेंगी। इससे ज़्यादा तो मुझे इस बात का भय होता है कि आपने शायद अब तक मुझे क्षमा नहीं किया, और बदला लेने वाले की आंखें यो सजल नहीं हो जाया करती। मैं आपको कपट करने के अयोग्य समझता हूँ। आप यदि कपट करना चाहती तो यहाँ कभी ना आती। मिस जोशी बोली, मैं आपका भेद लेने के लिए ही आई हूँ। अपटे हंसकर बोले, तो शौक से लीजिए। मैं बतला चुका हूँ कि मैंने चोरी के अपराध में कैद की सजा पाई थी। नासिक के जेल में रखा गया था मुझे। मिस जोशी बोली, आप तो छिपे रुस्तम निकले। तब तो मैं आपको जरूर पकड़वा दूंगी। बालक अब तक तो चुपचाप बैठा हुआ था। मिस जोशी के मुंह से पकड़वाने की बात सुनकर वह सजग हो गया। उन्हें डांटकर तोतली आवाज में बोला, हमारे दादा को कौन पकड़ेगा? मिस जोशी बोली, सिपाही और कौन? बालक फिर बोला, हम सिपाही को मारेंगे। ये कहकर वह एक कोने से अपने खेलने वाला डंडा उठा लाया और अपने के पास वीरोचिता भाव से खड़ा हो गया, मानो सिपाहियों से उनकी रक्षा कर रहा है। मिस जोशी हंसकर बोली, आपका रक्षक तो बड़ा बहादुर मालूम होता है। अपने भाव विभोर होकर बोले, इसकी भी एक कथा है। साल भर का होते ही ये लड़का खो गया था। मुझे रास्ते में मिला। मैं पूछता पूछता इसे यहाँ लाया। उसी दिन से इन लोगों से मेरा इतना प्रेम हो गया कि मैं इनके साथ रहने लगा। मिस जोशी बोली, आप अनुमान कर सकते हैं कि आपका वृतांत सुनकर मैं आपको क्या समझ रही हूँ? अपटे बोले, वही जो मैं वास्तव में हूँ, नीच, कमीना, धूर्त। मिस जोशी बोली, नहीं, आप मुझ पर फिर अन्याय कर रहे हैं। पहला अन्याय तो क्षमा कर सकती हूँ, यह अन्याय क्षमा नहीं कर सकती। इतनी प्रतिकूल दशाओं में पड़कर भी जिसका हृदय इतना पवित्र, इतना निष्कपट हो, वह आदमी नहीं देवता है। भगवान, आपने मुझ पर जो आक्षेप किए वह सत्य हैं। मैं आपके अनुमान से कहीं अधिक भ्रष्ट हूँ। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि आपकी ओर देख भी सकूं। आपने अपने हृदय की विशालता दिखाकर मेरा असली स्वरूप मेरे सामने प्रकट कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ये कहते कहते वह उनके पैरों पर गिर पड़ी। अपटे ने उसे उठा लिया और बोले, ईश्वर के लिए मुझे लज्जित न करे। मिस जोशी ने कहा, आप इन दुष्टों के हाथ से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे इस योग्य बनाए कि आपकी विश्वासपात्री बन सकूं। ईश्वर साक्षी है कि मुझे कभी कभी अपनी दशा पर कितना दुख होता है।
कि मैं बार बार चेष्टा करती हूँ कि अपनी दशा सुधारूं, इस विलासिता के जाल को तोड़ दूं, जो मेरी आत्मा को चारों तरफ से जकड़े हुए है, पर दुर्बल आत्मा अपने निश्चय पर स्थित नहीं रहती। मेरा पालन पोषण जिस ढंग से हुआ, उसका ये परिणाम होना स्वाभाविक सा मालूम होता है। मेरी उच्च शिक्षा ने गृहिणी जीवन से मेरे मन में घृणा पैदा कर दी। मुझे किसी पुरुष के अधीन रहने का विचार ही अस्वाभाविक जान पड़ता था। मैं गृहिणी की जिम्मेदारियों और चिंताओं को अपनी मानसिक स्वाधीनता के लिए विषतुल्य समझती थी। मैं पुरुषों की भांति स्वतंत्र रहना चाहती थी। क्यों अपनी इच्छाओं को किसी व्यक्ति के सांचे में ढालूं? क्यों किसी को यह अधिकार दूं कि वो मुझसे पूछे, तुमने ये क्यों किया, वह क्यों किया? दाम्पत्य मेरी निगाह में तुच्छ वस्तु थी। अपने माता पिता की आलोचना करना मेरे लिए उचित नहीं। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। पिता विद्वान थे, परंतु माता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। उनमें रात दिन वाद विवाद होता रहता था। पिताजी ऐसी स्त्री से विवाह हो जाना अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझते थे। वह ये कहते कभी न थकते थे कि तुम मेरे पांव की बेड़ी बन गई, नहीं तो मैं न जाने कहाँ उड़कर पहुंचा होता। उनके विचार में सारा दोष माता की अशिक्षा के सिर था। वह अपनी एकमात्र पुत्री को मूर्खा माता के संसर्ग से दूर रखना चाहते थे। माता कभी मुझसे कुछ कहती तो पिताजी उन पर टूट पड़ते थे। कहते थे, तुमसे कितनी बार कह चुका कि मेरी बेटी को डांटो मत, तुम्हारे डांटने से उसके आत्मसम्मान को कितना धक्का लगेगा, ये तुम नहीं जान सकती। अनपढ़ जो ठहरी। आखिर माताजी ने निराश होकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और कदाचित इसी शोक में जल्दी चल बसी। अपने घर की अशांति देखकर मुझे विवाह से और भी घृणा हो गई। सबसे बड़ा असर मुझ पर मेरे कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल का हुआ, जो स्वयं अविवाहित थीं। फिर हंसकर बोली, इस वक्त ऐसी बात आपसे कह रही हूँ, पर अभी घर जाकर यह सब भूल जाऊंगी। मैं जिस संसार में हूँ उसकी जलवायु ही दूषित है। वहाँ सभी मुझे कीचड़ में लथपथ देखना चाहते हैं, इसी में ही उनका स्वार्थ है। आप वह पहले आदमी हैं जिसने मुझ पर विश्वास किया है, जिसने मुझसे निष्कपट व्यवहार किया है। ईश्वर के लिए अब मुझे भूल न जाइएगा। अपटे ने मिस जोशी की ओर वेदनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मिस जोशी, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, कोई निर्दोष नहीं। मनुष्य बिगड़ता है तो परिस्थितियों से या पूर्व संस्कारों से। परिस्थितियों का त्याग करने से ही बच सकता है। आपकी आत्मा सुंदर और पवित्र है, केवल परिस्थितियों ने उसे कोहरे की भांति ढांक लिया है। अब विवेक का सूर्य उदय हो गया है। ईश्वर ने चाहा तो कोहरा भी फट जाएगा, लेकिन सबसे पहले उन परिस्थितियों का त्याग करने को तैयार हो जाए। मिस जोशी बोली, यही तो आपको करना होगा। अपटे ने चुभती हुई निगाहों से देखकर कहा, जानती है ना आप, वैद्य रोगी को ठीक करने के लिए जबरदस्ती दवा भी पिलाता है। मिस जोशी बोली, मैं सब कुछ करूँगी। मैं कड़वी से कड़वी दवा पीऊँगी, यदि आप पिलाएंगे। क्या कल आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे, शाम को? अपटे बोले, अवश्य आऊँगा। मिस जोशी ने विदा लेते हुए कहा, भूलिएगा नहीं, मैं आपकी राह देखती रहूँगी। फिर बच्चे की तरफ देखकर कहा, अपने रक्षक को भी जरूर लाइएगा। गर्व के मारे उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मालूम होता था हवा में उड़ी जा रही है, जैसे प्यास से तड़पते हुए मनुष्य को नदी का तट नजर आने लगा था। दूसरे दिन प्रातःकाल मिस जोशी ने मेहमानों के नाम दावती कार्ड भेजे और उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगी। मिस्टर अपटे के सम्मान में पार्टी दी जा रही थी। मिस्टर जौहरी ने कार्ड देखा तो मुस्कुराए। उन्हें लगा मिस जोशी ने मिस्टर अपटे को अपने जाल में फंसा लिया है। अब महाशय इस जाल से बचकर कहाँ जाएंगे? मिस जोशी ने उन्हें फंसाने के लिए यह अच्छी तरकीब निकाली है। इस काम में निपुण मालूम होती है। मैंने समझा था कि अपटे चालाक आदमी होगा, परंतु ये तो एक ही दिन में मिस जोशी के जाल में फंस गया। इन आंदोलनकारी विद्रोहियों को बकवास करने के सिवा और क्या सूझ सकता है। 4 ही बजे मेहमान लोग आने लगे। नगर के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, समाचार पत्रों के संपादक अपनी अपनी महिलाओं के साथ आने लगे। मिस जोशी ने
आज अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण निकाले हुए थे। जिधर निकल जाती थी, मालूम होता था अरुण प्रकाश की छटा चली आ रही है। भवन में चारों ओर सुगंध की लपटें आ रही थीं और मधुर संगीत की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। 5 बजते बजते मिस्टर जौहरी आ पहुंचे और मुस्करा कर बोले, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह महाशय तुम्हारे पंजे से नहीं निकल सकते। मिस्टर भरूचा बोले, मिस जोशी दिलों का शिकार करने के लिए ही बनाई गई है। मिस्टर सोराब जी बोले, मैंने सुना है, अपने बिल्कुल गंवार सा आदमी है। मिस्टर भरूचा बोले, किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा ही नहीं पाई तो सभ्यता कहाँ से आती। फिर बोले, मैंने सुना है नास्तिक है, अपने धर्म का पालन भी नहीं करता। मिस जोशी बोली, नास्तिक तो मैं भी हूँ। ईश्वर पर मेरा भी विश्वास नहीं है। मिस्टर भरूचा बोले, आप नास्तिक हों, पर आप कितने ही नास्तिकों को आस्तिक बना देती हैं। सुनकर सब हंसने लगे। सहसा अपने लोहार के बालक की उंगली पकड़े हुए भवन में दाखिल हुए। वह पूरे फैशनेबल रईस बने हुए थे। बालक भी किसी रईस का लड़का मालूम होता था। आज अपने को देखकर लोगों को विदित हुआ कि वह कितना सुदन सजीला आदमी है। मुख से शौर्य निकल रहा था, पोपो से शिष्टता झलकती थी, मालूम होता था वह इसी समाज में पला है। लोग देख रहे थे कि वह कहीं चूके और तालियां बजाएं, कहीं कदम फिसले और कह कहे लगाएं, पर अपने मंचे हुए खिलाड़ी की भांति जो कदम उठाता था वह सधा हुआ, जो हाथ दिखलाता था वह जमा हुआ। जो लोग उसे पहले तुच्छ समझते थे अब उससे ईर्ष्या करने लगे, उस पर फप्तियां उड़ानी शुरू कीं। लेकिन अपने इस कला में भी माहिर निकला। बात मुंह से निकली नहीं कि उनका जवाब तैयार था, पर उसके जवाब में कटुता का लेश भी न होता था। उसका एक एक शब्द सरल, स्वच्छ, चित्त को प्रसन्न करने वाले भावों में डूबा होता था। मिस जोशी उसकी वाक्य चातुरी पर फूल उठती थी। सोराब जी बोले, आपने किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा पाई थी? अपने बोले, यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई होती तो आज मैं भी शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होता। मिस्टर भरूचा बोले, हम तो आपको भयंकर जंतु समझते थे। अपने ने मुस्करा कर कहा, आपने फिर मुझे महिलाओं के सामने न देखा होगा। सब हंसने लगे। सहसा मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गई और अपने सारे वस्त्राभूषण उतार फेंके। उसके मुख से शुभ संकल्प का तेज निकल रहा था, मानो किसी देवता ने उसे वरदान दिया हो। उसने सजे हुए कमरे को घृणा से देखा, अपने आभूषणों को पैरों से ठुकरा दिया और एक सफ़ेद मोटी साफ साड़ी पहनकर बाहर निकली। आज प्रातःकाल ही उसने ये साड़ी मंगा ली थी। उसे इस नए वेश में देखकर सब लोग चकित हो गए कि अचानक ये कायापलट कैसी। सहसा किसी को अपनी आंखों पर विश्वास न आया, किंतु मिस्टर जौहरी सोचने लगे, मिस जोशी ने इसे फंसाने के लिए यह कोई नया स्वांग रचा है। तभी मिस जोशी बोली, मित्रों, आपको याद है परसों महाशय अपने ने मुझे कितनी गालियां दी थी। यह महाशय आज यहाँ है। आज मैं इन्हें उस दुर्व्यवहार का दंड देना चाहती हूँ। मैं कल इनके मकान पर जाकर इनके जीवन के सारे गुप्त रहस्यों को जान आई। ये जो जनता की भीड़ में गरजते फिरते हैं, मेरे एक ही निशाने पर गिर पड़े। मैं उन रहस्यों के खोलने में अब विलंब न करूंगी, आप लोग अधीर हो रहे होंगे। मैंने जो कुछ देखा उसका वृतांत सुनकर शायद आप लोगों को मूर्छा आ जाएगी। अब मुझे लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि यह महाशय पक्के देशद्रोही है। ये सुनते ही मिस्टर जौहरी ने ताली बजाई और तालियों से हॉल गूंज उठा। फिर मिस जोशी बोली, लेकिन राज के द्रोही नहीं, अन्याय के द्रोही, दमन के द्रोही, अभिमान के द्रोही है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग विस्मित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। मिस जोशी फिर बोली, गुप्त रूप से इन्होंने शस्त्र जमा किए हैं और गुप्त रूप से हत्याएं की हैं। मिस्टर जौहरी ने फिर तालियां बजाई और तालियों से हॉल फिर गूंज उठा। मिस जोशी फिर बोली, लेकिन जानते हैं इन्होंने किसकी हत्या की? दुख की, दरिद्रता की, प्रजा के कष्टों की, हठधर्मी की और अपने स्वार्थ की। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया और लोग चकित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मिस जोशी बोली, महाराज अपने ने डकैतियां की और अभी भी कर रहे हैं।
अब की बार किसी ने ताली न बजाई, लोग सुनना चाहते थे कि देखे आगे क्या कहती है। मिस जोशी बोली, उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ किया है, मेरा सब कुछ अपहरण कर लिया है, यहाँ तक कि अब मैं निराधार हूँ और उनके चरणों के सिवा मेरे लिए कोई आश्रय नहीं है। प्राणधार, इस अबला को अपने चरणों में स्थान दो, उसे डूबने से बचाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये कहते कहते वह जाकर अपने के चरणों में गिर पड़ी। सारी मंडली स्तंभित रह गई। इस बात को 1 सप्ताह गुजर चुका था। अपटे पुलिस की हिरासत में थे। उन पर 4 अभियोग चलाने की तैयारियां चल रही थी। सारे प्रांत में हलचल मची हुई थी। नगर में रोज सभाएं होती थीं, पुलिस रोज 10-5 आदमियों को पकड़ती थी। समाचार पत्रों में जोरों के साथ वाद विवाद हो रहा था। रात के 9 बज गए थे। मिस्टर जौहरी राजभवन में थे, कुछ सोच रहे थे कि मिस जोशी को कैसे वापस लाएं। उसी दिन से उनकी छाती पर सांप लौट रहा था। उसकी सूरत एक क्षण के लिए आंखों से न उतरती थी। वह सोच रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसी दगा की, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। इसकी कौन सी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की, लेकिन इसने मुझसे बेवफाई की। नहीं, कभी नहीं, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया चाहे मुझे बदनाम करे, हत्यारा कहे, चाहे मुझे पद से हाथ धोना पड़े, लेकिन अपने को नहीं छोड़ूंगा। इस रोड़े को रास्ते से हटा दूंगा, इस कांटे को पहलू से निकाल बाहर करूंगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मिस जोशी ने प्रवेश किया। मिस्टर जौहरी हैरान हो गए। वह सोच रहे थे कि शायद मिस जोशी निराश होकर मेरे पास आई हैं। वे कुछ रूखे भाव से बोले, आओ बाला, मैं तुम्हारी याद में बैठा था। तुम कितनी ही बेवफाई करो, पर तुम्हारी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती। मिस जोशी बोली, आप केवल जबान से कहते हैं। मिस्टर जौहरी बोले, क्या दिल चीर कर दिखा दूं? मिस जोशी बोली, प्रेम प्रतिकार नहीं करता, प्रेम में दुराग्रह नहीं होता। आप तो मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं, उस पर भी आप कहते हैं, मैं तुम्हें याद करता हूँ। आपने मेरे स्वामी को हिरासत में डाल रखा है, क्या ये प्रेम है? आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर आप समझ रहे हों कि इन सख्तियों से डरकर मैं आपकी शरण आ जाऊंगी तो आपका भ्रम है। आपको अख्तियार है कि अपने को काले पानी भेज दें, फांसी चढ़ा दें, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर न होगा। वह मेरे स्वामी हैं, मैं उनको अपना स्वामी समझती हूँ। उन्होंने अपनी विशाल उदारता से मेरा उद्धार किया। आप मुझे विषय के फंदों में फंसाते थे, मेरी आत्मा को कलुषित करते थे। कभी आपको ये ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी? इस देव पुरुष ने अपनी निर्मल स्वच्छ आत्मा के आकर्षण से मुझे पहली ही मुलाकात में खींच लिया। मैं उसकी हो गई और मरते दम तक उसी की रहूंगी। उस मार्ग से अब आप हटा नहीं सकते। मुझे एक सच्ची आत्मा की जरूरत थी, वह मुझे मिल गई। उसे पाकर अब तीनों लोक की संपदा मेरी आंखों में तुच्छ है। मैं उनके वियोग में चाहे प्राण दे दूं, पर आपके काम नहीं आ सकती। मिस्टर जौहरी बोले, यह नहीं हो सकता। मिस जोशी बोली, अगर मैं कह दूं कि यही हुआ है तो? तभी मिस जोशी ने पिस्तौल निकालकर कहा, अगर मैं उनकी नहीं हो सकी तो पहले आपकी लाश जमीन पर होगी और आपके बाद मेरी। बोलिए, क्या ये मंजूर है? ये कहकर मिस जोशी ने जौहरी की तरफ पिस्तौल सीधा किया। जौहरी मुस्कुराकर बोले, क्या तुम मेरे लिए कभी इतना साहस कर सकती थीं? फिर गंभीर होकर बोले, जाओ, तुम्हारा अपने तुम्हें मुबारक हो। उस पर से अभियोग उठा लिया जाएगा। पवित्र प्रेम में ही यह साहस होता है। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है। अगर कोई पुराना पापी भविष्यवाणी कर सकता है तो मैं कहता हूँ, वह दिन दूर नहीं है जब तुम इस भवन की स्वामिनी होगी। अपने ने मुझे प्रेम के क्षेत्र में ही नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी परास्त कर दिया। सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन बदल सकता है, आत्मा को जगा सकता है और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है, और ये आज सिद्ध भी हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।